आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 3 यानी विद्युत धारा का लास्ट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको हम पहले समझेंगे कि इसकी संतुलन अवस्था क्या है, फिर संतुलन अवस्था का निगमन करेंगे, फिर हम 2025, 2022, 2023 के 2-3 सवाल लेंगे और उसको हम अच्छे से करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से सवाल आती है, ये मान के चलिए। तो आइए हम इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज जो नाम पड़ा है ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा व्हीट स्टोन सेतु। यह एक परिपथ होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं, पहले इसको समझेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज को, फिर इसकी संतुलन अवस्था की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ऐसा जो है व्हीट स्टोन सेतु है कुछ इस तरह से। आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया भी गया है, आप देख सकते हैं कैपेसिटर वाले चैप्टर में, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, देखो हम यहाँ पर एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज पे जो है यहाँ पे 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। ये 4 प्रतिरोध इस तरह से लगे हैं, आप समझो इस तरह से, मैं इसीलिए कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजुलाइज होता रहे। 4 प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं, 4। चारों का नाम हम रख देते हैं। एक का नाम, पहले का नाम इसका R1 रख दिया, इसका मैंने R2 रख दिया, और इसका मैंने R3 रख दिया, और इसका मैंने R4, 4 प्रतिरोध। और इसमें जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, अपनी आई है। इसमें जो प्रवाहित धारा है आई। अब अगर हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें धारा कितनी जाएगी, इस वाले में धारा कितनी जाएगी, तो हम कहेंगे I1 धारा प्रवाहित होगी। और इस वाले में हम कहेंगे तो कितनी धारा आप बोल सकते हो, ठीक है, ज्यादा वो हो रहा है। इसमें हम धारा कह रहे हैं, हमारी जो धारा आ रही है वो है I2। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बताते हैं कि संतुलन किस अवस्था में होता है, तो पहले उस चीज को आप समझें। पहला पॉइंट ये है, इसको पॉइंट वाइज पहले सिखाऊंगा, ठीक है। यह एक यह एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें ये R1 बटे जो है R2 है, और बराबर हो जाए क्या, R3 बटे R4 का जो अनुपात, ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो व्हीट स्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में है। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, संतुलन अवस्था में, बराबर हो जाए तब हम लिखो, हम कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो ये ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीचों बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर, तो क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। बीचों बीच हम क्या करते हैं, एक जी जोड़ते हैं। जी का काम क्या है कि धारा की उपस्थिति को बताता है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी है, धारा की उपस्थिति को ये क्या करेगा, बताएगा। उससे पहले हम आपको पॉइंट नामांकित कर दें। पॉइंट है हमारे पास, काम करते हैं, किस कलर से लिखा जाए, ए, चलो ग्रीन से ले लेना, ग्रीन। ये वाला ए पॉइंट है,
ये वाला अपना बी पॉइंट है, नहीं बी इसको ना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी किसी ले लो, इसको इसको ले लेते हैं बी सिरा, और ये है सी और ये है, ठीक है, 4 सिरा, ठीक। तो यदि दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है कि VC माइनस VD का जो विभवांतर है वो शून्य हो, अर्थात अर्थात VC बराबर क्या हो VD। ये कब होगा, ये कब होगा, यानी C बिंदु पर, आप ध्यान से देखिए, C बिंदु का विभवांतर और D बिंदु का विभवांतर बराबर हो, जो अंतर है वो शून्य है, अंतर शून्य है, इसका मतलब दोनों का C बिंदु का विभवांतर और D बिंदु का विभवांतर क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है कि सर ये बीच वाली शाखा में जो धारा का मान है, इसमें IG हम इसको कहेंगे, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, धारा का जो मान है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है आवेश का जो प्रवाह है उच्च से निम्न की ओर होता है। हम कह रहे हैं यहाँ से I धारा मैंने दिया और यहाँ C पर धारा पहुंची और D पर उतनी धारा पहुंची, उतना ही वोल्टेज दोनों पर पहुंचा। अब C बिंदु पर और D बिंदु का जो विभवांतर है वो 0 है, अर्थात C बिंदु का विभव और D बिंदु का विभव क्या है, समान है। समान है तो क्या धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। यहाँ पे बीच वाली शाखा में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब यह है धारा मापी वाली शाखा यानी बीच वाली शाखा में धारा का मान क्या है, शून्य है। यहाँ हम लिख सकते हैं तीसरी बात, मतलब इसका यह है कि धारा मापी वाली शाखा में धारा, धारा तो कौन सी धारा, मतलब IG, धारा क्या है, शून्य है, शून्य, यही तो होगा। इसका मतलब ये है कि जो धारा मापी लगा हुआ है उसमें की जो सुई है वो विक्षेप नहीं कर रही, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब है कि सुई आपकी स्ट्रेट लाइन पे एकदम सीधे सीधे, धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा। अगर धारा का प्रवाह हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर उधर घूमती है, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की सुई इधर उधर नहीं घूम रही है। इसका मतलब धारा मापी में धारा मापी में शून्य विक्षेप है, विक्षेप जो है वो थोड़ा भी नहीं हो रहा है, विक्षेप, शून्य विक्षेप कितना है, शून्य विक्षेप है, शून्य विक्षेप उत्पन्न होता है, होगा, ठीक है। ये 3 बातें क्लियर। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। संतुलन की अवस्था में ध्यान देना है कि R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 का अनुपात तभी बराबर होगा जब C बिंदु और D बिंदु का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात दोनों बिंदुओं का विभवांतर बराबर होगा। तो धारा मापी वाली शाखा में कोई धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, यानी उसमें धारा का विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। तब हम इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट निकाल सकते हैं, याद रखना। अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, किरचॉफ के नियम से सवाल लगाई जाएगी, ठीक है। तो 5वां पॉइंट है मेरे भाई, हम कह सकते हैं 5वां पॉइंट जो है हमारे पास कि जो आर तुल्य होगा, आर तुल्य का मतलब पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा क्या, देखो ये जो R1 और R2 है, बीच वाली शाखा में धारा तो जा ही नहीं रही है, इसमें भी I1 ही आएगी और इसमें भी I2 ही जाएगी, बीच वाली शाखा में धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, शून्य विक्षेप है, तो भाई धारा R1 और R3 में समान रहेगी। इधर इस प्रकार से R4 में और R2 में भी धारा I2 समान रहेगी, क्योंकि बीच वाली में धारा जा ही नहीं रही है। तो ये दोनों देखो I1 यानी ये वाली शाखा, ये और ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा R1 प्लस R3 इंटू, ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो R2 प्लस R4। अब सभी का ऑर्डर में लिख दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखो कैसे, आप समझो एक बात मेरी कि R1 और R2 क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, सॉरी
R1 और R3 श्रेणी क्रम में है, R2 और R4 श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो क्या लिखा जाता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। वही चीज आपको लिखा गया है फार्मूला, ये वही फार्मूला आपका लिखा गया है। ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें आपको याद रखना है। अगर मैं इसी पे एक छोटी सी सवाल ले लेता हूँ, आपका छोटी सी सवाल ले ही लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल, देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकलता है। हमारे पास एक सवाल है, ये अपना है ए बिंदु और ये अपना है बी बिंदु, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस, ये अपना रेजिस्टेंस है, ये भी अपना रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा या गैल्वेनोमीटर भी लगा रहेगा, इस तरह से। अब इसका जो मान दिया है, इसका मान जो है आपका दिया है 4 ओम, इसका दिया है 2 ओम, इसका दिया है 6 ओम, इसका दिया है 3। तो सबसे पहले हम चेक कर, ये दिया है बीच वाला दिया है 5 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है। तो हमें तो पता है भाई कि R1 R2 कौन है, ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा कौन है R3 है, ये हमारा कौन है R2 है, तो ये हमारा कौन है R4 है, चित्र के अकॉर्डिंग। तो हम पहले चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर लो, चेक कर लो कि R1 अपान R2, R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 बराबर हो जाए, इसका अनुपात क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो आप डायरेक्ट ये तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लगा दो। देखो ये भाई संतुलन अवस्था के लिए यही चेक करना है। तो R1 का मान देखो हम चेक करते हैं, R1 का मान कितना है 4 और R2 का मान कितना है 2। फिर इधर R3 का मान 6 है, इसका मान 2। क्या काटेंगे तो दोनों जो है, क्या काटेंगे तो दोनों तरफ 2 आएगा, दोनों का अनुपात क्या है बराबर है। सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों का अनुपात क्या है बराबर है। अगर दोनों का अनुपात बराबर है इसका मतलब बैलेंस है। तो आपको ए से बी तक, ये सी है और आपका डी, तो ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये सवाल ही पूरा कर दिया जाए। देखो एक मिनट थोड़ा सा और इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, सवाल इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी और भी 4 तरीके से फोटो बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो हमें प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हमने 5 प्रतिरोध देखा, व्हीट स्टोन सेतु की तरह हमें चित्र दिखा। तो हमने पहले इसका देखा कि कहीं R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 का अनुपात तो बराबर नहीं, हाँ बराबर है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम और इधर करते हैं, और इधर करते हैं, ये हमारी सवाल है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, सवाल हमारी यहीं पर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो चेक करने के लिए हमें तो देखो अब भाई डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, क्या कि जो आर तुल्य है, अगर आप तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आर जो आपका तुल्य है वो कितना है, फार्मूला ऊपर लिखा है देखो, आर वन प्लस R3। तो R1 कितना है, R1 कितना है अपना 4 है, R3 कितना है 6 है, प्लस इंटू R2 कितना है 2 है, और R4 कितना है 3। क्या मैंने डाटा सही लिखा है सब। तो R1 कितना है आपका 4, R2 2, R2 कितना है और R3 6 और R2 2 और ये 3, ठीक है। बट इन्हीं सब का क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो मतलब 6 4 10, 10 5 15, सीधा सीधा लिख दो क्योंकि ऊपर वाले प्रतिरोध को जोड़ना ही है। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 15, पंक्तियाँ ही 15, ये आ जाएगा 10/3 यानी 3.33। तो अगर आप भाग कर देंगे तो 3.33 ओम आपका आंसर आ जाएगा। आप खुश हो जाओ, आपको खुशी मिल गई, अब खुशी के साथ आप घूमो।
इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे, सवाल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई अब डेरिवेशन करना है तो मैं डेरिवेशन भी इसको कर दे रहा हूँ अगले पेज पे, ठीक है। चलिए और भी हम सवाल लेंगे, लेकिन ये तो आपका केवल नॉर्मल सवाल है, जब बैलेंस हो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा, बैलेंस है डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में देखो बैलेंस है, ये जो पांचवा प्रतिरोध था ना बीच वाला, उसमें धारा बह ही नहीं रही है, मतलब उसमें प्रतिरोध जीरो है। अब समझो जब बैलेंस होगा तो उसको लेना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। यही चीज तो मैं सिखा रहा था कब से। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु की बैलेंस। तो हमारी जो हेडिंग है व्हीट स्टोन व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था का निगमन। निगमन कैसे करेंगे? देखो भाई एक बच्चा ऐसा भी पूछ रहा है कि सर जो प्रतिरोध आपने क्या लिया है, आपने प्रतिरोध क्या लिया है, आपने प्रतिरोध क्या लिया है कि आपने R1 R2 R3 R4 लिया है, तो क्या मैं P क्यू आर एस ले सकता हूँ? हाँ P क्यू आर एस भी आप प्रतिरोध ले सकते हो, क्योंकि अगर मोटी वाली बुक पढ़ते हैं आप तो उसमें P क्यू आर एस ही प्रतिरोध दिया जाता है। तो अपन जो प्रिपेयर रखते हैं एनसीईआरटी का प्रोसेस से चलते हैं, ठीक है। इसकी संतुलन अवस्था का हम लोग निगमन करने वाले हैं, संतुलन अवस्था के क्या करने वाले हैं? निगमन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई अभी भी जो मैंने सब कुछ बताया वही चीजें हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक चित्र फिर से अगेन बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो फिर से चित्र बनाते हैं। तो मैंने क्या करते एक बैटरी से, तो मैं क्या करूँगा एक बैटरी से इसको कनेक्ट करूंगा। कुंजी उंजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुंजी प्लस और माइनस। और इसमें जो है आपका बीचों बीच आपका क्या लगा है, गैलेनोमीटर, अभी अभी बताया था। ये यहाँ पे कुंजी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपना ए बिंदु था, ये अपना सी बिंदु था, ये अपना बी बिंदु था और ये अपना डी बिंदु, ठीक है। और धारा के लिए मैं थोड़ा अलग कलर दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो धारा जा रही है वो अपनी I1 है, इसमें जो धारा आ रही है वो अपनी क्या थी, I2 थी। यहाँ से मैंने जो धारा दिया है वो I है, ठीक है। और इसमें की जो धारा है वो हम IG लेते हैं, कितनी लेते हैं, IG। दो तरीके से इसका निगमन होता है, चिंता नहीं करना है आप लोग को, है ना। इसमें जो धारा है वो IG है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस हम दिखा देते हैं अलग अलग कलर से। चार रेजिस्टेंस है, अभी अभी देखा हमने, वही सेम चीज बन रहा है। ये अपना R1 था, ये अपना R3 था और ये अपना क्या था, R2। ये कौन है, R4। ये तो सही करेंगे, ये कौन था, R2 और ये कौन है, R4। ये इस तरह से रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेल लगा दिया गया है। अब हमें पता है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में क्या क्या होता है। अभी अभी बताया व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में क्या क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में क्या क्या होता है। मैं दो तरीके से इसका निगमन बताऊंगा, एक तो टेक्निकल तरीका है जो पहले बता रहा हूँ, एक जो बुक में दिया गया है, सारे टीचर्स भी वही बताते हैं, तो उसको भी बताऊंगा। देखो मेरे भाई, पहली चीज, अगर व्हीट स्टोन जो है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है आपका, व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था में अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ा, व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में क्या क्या होता है। पहली चीज आपने पढ़ा कि धारा मापी में शून्य विक्षेप होता है, सही बात है। धारा मापी में शून्य विक्षेप होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात, शून्य विक्षेप होता है, मतलब सुई इधर उधर नहीं घूमती। अभी इसके पहले मैंने यही बताया, अब इसका निगमन हो रहा है।
आप समझो कि सर निगमन कैसे करा, बड़े अलग तरीके से। दूसरी चीज हमने क्या देखा था कि मतलब अगर धारा मापी में शून्य विक्षेप होता है तो धारा मापी वाली शाखा, धारा मापी वाली शाखा में धारा जो हमारी है, कौन, धारा हमारी कौन है, आई जी, वो क्या होती है, होती है जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। अभी अभी यही पता, जब ये बैलेंस रहेगा तो धारा मापी वाली शाखा में यानी बीच वाली शाखा में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, सबको पता है कि सी बिंदु और डी बिंदु का विभवांतर क्या है, सेम है, सेम है, सेम है। तो कह सकते हैं कि जो वीसी है माइनस वीडी बराबर क्या है, जीरो। अर्थात अर्थात ये डेल्टा डेल्टा टी डी में जो परिवर्तन है वो क्या है, जीरो है। तो जीरो है इसका मतलब ये है कि जो वीसी है वो किसके बराबर है, वीडी के बराबर। ध्यान से देखना आप मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि वीसी जो है वो वीडी के क्या है, बराबर है। तभी तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। यस। अब ध्यान से देखना, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको स्पेस चाहिए। तो हमें पता है कि वीडी, वीसी और वीडी में धारा का प्रवाह क्या है, शून्य है। यानी कि इनका विभवांतर क्या है, शून्य है। डेल्टा सी डी शून्य है, तो इसका मतलब वीसी और वीडी का विभवांतर बराबर है। अगर विभवांतर बराबर है, ध्यान से समझो, अगर विभवांतर बराबर है, ध्यान देखो, सी बिंदु का विभवांतर और डी बिंदु का विभवांतर क्या है, बराबर है। तो भाई तो हम ऐसे इसको, क्या हम वीसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, वी ए में से वीसी को घटा दें, या वी ए में से वीडी को घटा दें। ध्यान से देखो, यहां पर ए बिंदु का जो विभवांतर है उसमें से वीसी को घटा दो, या तो ए बिंदु के विभवांतर से वीडी को घटा दो। बात तो एक ही है क्योंकि विभवांतर दोनों का क्या है, समान है। देखो ए से ए कट जाएगा, फिर वीसी बराबर वीडी ही लिखा है। इस तरह कह सकते हैं। दूसरे प्रोसेस में हम ये आ सकते हैं, इसको ऐसे हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं, आगे देखिए, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें दूसरे प्रोसेस में क्या है, हम इधर ऐसे भी कर सकते हैं कि वीसी में से वीडी विभवांतर घटा दूं, या बराबर कह दूं मैं वीडी में से वीबी घटा दूं। बात तो एक ही है। ध्यान से देखो, वीसी में से बी वाला घटाना है भाई, यहाँ पे ध्यान दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर बी, यहाँ के सी वाले विभवांतर में से बी वाला विभवांतर घटा दें, या फिर डी वाले विभवांतर में से बी वाला विभवांतर घटा घटा दें। बात तो सेम ही है ना, क्योंकि दोनों जगह का विभवांतर समान है मेरे भाई, दोनों जगह का विभवांतर क्या है, समान है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीसी के सिरों का जो विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, वीए माइनस वीसी के सिरों का विभवांतर किसके बराबर होगा, भाई विभवांतर किसके बराबर होता है, आई आर के। तो यहाँ पे वीए और वीसी का जो विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये किसके बराबर होगा, आई वन आर वन के बराबर हो जाएगा। वीए माइनस वीडी का विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, देखो आप, आई टू और आई टू के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण हम एक का नाम दे सकते हैं। सेम ऐसे देखो, वीसी माइनस वीबी, वीसी माइनस वीबी, देखो इसमें बीच वाले में धारा जा ही नहीं रही है, तो इसमें भी आपकी धारा क्या है, सेम आ रही है। और इसमें भी जो धारा है वो आपकी आई टू सेम जा, ठीक है। तो वीसी माइनस वीबी का जो विभवांतर होगा, यानी सी बिंदु और बी बिंदु का विभवांतर क्या होगा, आई आर के बराबर होता है, विभवांतर आई आर के ही बराबर होता है ना। तो प्रतिरोध क्या है अपना, आई वन आर थ्री, और अगला क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आई टू आर फोर। ये समीकरण अपना दो हो गया। अब समीकरण एक भागे दो कर दो, समीकरण एक भागे समीकरण क्या कर दो, दो। जैसे ही भाग लगाएंगे देखो, आर वन अपान आर टू, सॉरी आर वन बटे
R1 ओ I1 अपॉन R3 बराबर क्या हो जाएगा, I2 R2 बटे I2 R4। यही तो होगा कि भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ भाग हो जाएगा, राइट वाला राइट की तरफ। अब जो कुछ कट रहा है काट दो, क्या कटने वाले हैं, यहाँ से I कट रहा है, I2 से I2, यहाँ से I1 से I1 कट रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि R1 बटे R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 अपॉन R4। यही तो हमारा संतुलन अवस्था है, यही तो हमारा क्या है, संतुलन अवस्था है। अब देखो यही तो होता है रेजिस्टेंस, कि धारामापी के पहले दोनों प्रतिरोध का अनुपात और धारामापी के बाद वाले दोनों प्रतिरोध का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, आपको व्हीटस्टोन के संतुलन अवस्था का सूत्र होता, वही आपका निगमन। ये आपका निगमन हो गया। ये तो मेरा एक पहला तरीका था। आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो मेरे भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है कि सी और डी का विभवांतर सेम है तो ए में से सी को घटाओ या ए में से डी को घटाओ, बात एक ही है। फिर इसी तरह से सी वाले विभवांतर में से बी वाला घटाओ या डी वाले विभवांतर में से बी वाला विभवांतर घटाओ, भी सेम बात ही है। इसको आप यहाँ ध्यान दो, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी बता दिया जाए, इसका दूसरा तरीका भी बता दिया जाए। क्या दूसरा तरीका बता दिया, हाँ बता देता हूँ, यही बता दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। अब इसको मैं यही बताऊंगा क्योंकि चित्र हमें बार बार नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ स्किप। अब हम किरचॉफ के नियम से बता देते हैं इसको, हम आपको क्या करते हैं, इस किरचॉफ के नियम से बता देते हैं। तो देखो मेरे भाई, तो किरचॉफ के नियम से हम क्या है, किरचॉफ का नियम का द्वितीय नियम लगाएंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बताएंगे इसको। किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ के द्वितीय नियम से हो सके तो ये बच्चों को बहुत समझ में आ जाएगा ये वाला, क्योंकि उनके लिए ज्यादा सही लगता है। तो देखो हमारे पास बंद पास के लिए क्या है, हमारे पास बंद पास कौन सा है, देखो प्रथम बंद पास, प्रथम बंद पास, प्रथम बंद पास हमारे पास क्या है, ध्यान देखो। एक पास से देखो पहला क्या, ए से गए हम सी और सी से गए डी और डी से चले आए हम कहा, ए पे। प्रथम बंद पास हो गया। द्वितीय बंद पास, प्रथम बंद पास में ए से सी पे, आपको रूल तो याद है ना, रूल तो याद है, धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस आई आर और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस आई आर, याद है ना। चलिए, तो ए से बी जाने पर हमें क्या मिल रहा है, धारा हमारे दिशा में मिल रही है, तो प्रतिरोध, प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होगा वो कैसे होगा, माइनस का I1 R1, ठीक है। फिर सी से डी में आ रहा हूँ, सी से डी मेरा धारा हमारे ही दिशा में है तो IG और क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में जो प्रतिरोध है वो G लगा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो डी से ए आ रहे तो धारा हमारे चलने के विपरीत दिशा में है तो प्लस में लेते हैं, तो I2 क्या हो जाएगी, I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा, कोई बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, इसका शून्य होता है, कोई भी अपने सेल नहीं लगा है। तो इसको हम अब चूंकि एक चीज यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, चूंकि संतुलन अवस्था में IG का जो मान है वो क्या है, 0 है। जब IG 0 हो जाएगा तो I1 R1 प्लस I2 बराबर 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम I1 R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I2 R2 लिख सकते हैं। ये समीकरण हमारा 1 बन गया, सिंपल सा। द्वितीय बंद पास देखो, द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास क्या है, कहाँ से चलते हैं, चाहे जहाँ से चलो। हम सी से जा रहे हैं बी पर और बी से आ रहे हैं डी पर और डी से आ रहे हैं फिर सी पे, हमारा पास कैसा हो गया, बंद हो गया। अभी भी धारा उसमें, क्योंकि बीच वाले में धारा का प्रवाह हो नहीं रहा है तो I1 ही धारा जाएगी, क्योंकि बीच वाली शाखा में धारा का मान 0 है। तो हम कहेंगे सी से बी जाने पर, सी से बी जाने पर धारा और प्रतिरोध हमारे ही दिशा में, तो I1 R3 हो जाएगा माइनस का। फिर हमारे विपरीत दिशा में क्या है, बी से डी में आ रहे हैं तो धारा जो है हमारे विपरीत दिशा में, तो प्लस लिखेंगे I2 R4, फिर प्लस, क्योंकि डी से सी में जा रहे हैं तो धारा हमारे विपरीत दिशा में IG वाली, प्लस में G बराबर 0। फिर से वही बात, क्योंकि
IG में शून्य विक्षेप है तो वो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से I1 R3 बराबर, इसको हम उधर ले जाएंगे, है ना, तो I2 R4 हो जाएगा, माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये समीकरण दो। फिर से वही काम कर दो, समीकरण 1 भागे समीकरण तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए। थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भाग कर देते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट की साइड, तो भाग करते हैं, कलर से कलर कर दे रहे हैं। तो I1 R1 आगे क्या हो जाएगा, I1 R3 बराबर क्या होगा, R2, सॉरी पहले आई तो लिख दूं, I2 R2 बटे I2 R4। फिर से वही बात, कटने वाली बात आ गई, फिर से काट दीजिए। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो हमारा बचा कितना, R1 अपॉन R3 बराबर R2 अपॉन R4, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा R1 अपॉन R2 कह देते हैं। ये मुझे सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, R3 को नीचे ही रखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्ष का अंतर करोगे तो, ठीक है। तो हम ये अपना दूसरा बंद पास है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम निगमन कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला निगमन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ये सिंपल है, ये सिंपल है, वैसे आपके नियम से था। इसके पीछे वाला थोड़ा सा टेक्निकल था, वो मैंने मिनट दिया, आपने देख लिया। अब मैं बढ़ता हूँ, इसमें सवाल करते हैं। क्या करते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें सवाल। सवाल हमारे पास है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल तो मैंने लाजवाब सवाल ली है। अब आप देखिए ध्यान से कि चित्र में संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित है। चित्र में क्या कह रहा है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु प्रदर्शित है, ठीक है। तो गणना कीजिए, I1 व I2 का मान निकालना है, B व D के बीच विभवांतर जब C बिंदु को पृथ्वी से जोड़ा गया है। ध्यान से देखिए, चित्र आपका पूरा पूरा बना है, हम लोग सोल्यूशन लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझना है। तो पहली चीज तो अभी मैंने एक चीज सिखाया आपको, क्या क्या सिखाया हमने, क्या सिखाया कि भाई अगर ये बैलेंस है, क्या है, अगर ये बैलेंस है, वो कह रहा है बैलेंस है, तो बैलेंस है तो देखो, ये तो अपना R2 अपान R3 और R4 अपान R2 अपान R2, सॉरी R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 का दोनों का जो अनुपात है नियत है, यानी बराबर है 2/3। और वो भी 4/6 करोगे तो वो भी क्या है, 2/3। तो यहाँ पे बैलेंस है, तो बैलेंस के लिए सीधी सी बात है, आर तुल्य हम आपको निकालना सिखाए हैं इसमें, बैलेंस है तो अभी तो हमने अभी ये फार्मूला लिखा है, तो एक बार हम इसको लिख दे रहे हैं, प्लस R2 प्लस R। एक चीज ध्यान देना, और आप, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4। इस चीज को तो मैंने बताया है कि जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में रहेगा तो डायरेक्ट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। यस सर, हाँ ये फार्मूला आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो संतुलन अवस्था में है, लेकिन ध्यान से देखो, एक प्रतिरोध हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये तो ठीक है। ये दो ऊपर के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, नीचे के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में, लेकिन एक प्रतिरोध फिर बच रहा है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इन दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, फिर इन दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो ये फार्मूला बन गया। लेकिन हमारे पास एक प्रतिरोध और है, जब समांतर क्रम में ये फार्मूला बन गया अपना, तो समांतर क्रम में एक फार्मूला हमारे पास और है, फिर उसको जोड़ेंगे, उसको भी तो जोड़ेंगे। चलो अच्छा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे भाई, अगले वाले सिस्टम में, नहीं तो तुम लोग, चलो तो यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं, ये सब कोची कोची नहीं करेंगे, ये ठीक है। तो यहाँ पे पहले मान निकालो, R1 का मान कितना है, 2 है, R2 का मान कितना है, R3 का मान 4 है, और R2 का मान कितना है, 3, और इसका मान कितना है, 6। इतना तो आप समझते हैं ना मेरे भैया। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें दिखा दूं, नहीं गरीबी आ जाएगी। ये अपना R1 है, तो ये कौन है, ये अपना R3 होता है, तो ये कौन होता है, ये R2 तो है, और ये कौन है, यही तो R, छोड़ो 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 छोड़ो, यही तो अपना R4 है, यही तो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। चल, बैलेंस है,
तो अपन यहाँ पे यही सब मान रख रहे हैं। बटे क्या हो जा रहा है, देखो बटे इन सभी को जोड़ देंगे, सबको जोड़ 6 9 6 15, सीधा 15 आएगा, क्या मतलब है, सबको जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 15। 3 त्रिक का 9 और 3 बचे क्या हो जाएगा 15। तो हमारा जो आर तुल्य आने वाला है 6 × 3 = 18 बटे कितना आ जाएगा 5। इसको जब भाग करेंगे 3.6 ओम आएगा, 6 ओम। ये अपना क्या आ गया आर। आर तुल्य अभी आया नहीं है, अभी और निकालना है, ये तो आर आया है। चलिए, क्योंकि आर तुल्य तो एक प्रतिरोध और जुड़ा है तो इसको हम आर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने आर का नाम दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब आर तुल्य कितना आएगा, तो आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक रेजिस्टेंस और है इस पूरे बैलेंस का तो रेजिस्टेंस, लेकिन हमारे पास देखो परिपथ जहां सेल लगा है 0.4। अब देखो पहले दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, फिर अब इसको किसके साथ जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे जो हमारा आर है प्लस ये जो 0.4 है, ये वाला जो प्रतिरोध है 3.6 है और ये है 0.4। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो 4 ओम आया। कितना आया, आर जो तुल्य आया वो हमारा कितना आया 4। इस पूरे परिपथ का क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। इस पूरे परिपथ का क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। अब हमें निकालना क्या है, I1 और I2 का मान। I1 और I2 का मान निकालना है। तो भाई I1 I2 का मान निकालने के लिए पहले हम धारा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या होता है V/R। V कितना है हमारा 6 वोल्टेज है, और R मैंने पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लिया, इसीलिए निकालना पड़ा। पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लिया कितना 4। इसको जब भाग कर देंगे तो 1 दशमलव क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। ये अपनी धारा आ गई 1.5 एम्पियर की धारा। इसको मैं थोड़ा सा ये छोटा करके मैं यहीं साइड में ही बताऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले तो इसको मैं इधर और करूं। ठीक है, ठीक। बस चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया, हमारी धारा कितनी आ गई 1.5। यानी यहाँ पे जो हमारी धारा है वो कितनी आ गई, ये जो आई है मैंने कितना दिया है 1.5। जब 1.5 एम्पियर की धारा दोगे, अब सोचो यहाँ पर धारा ए बिंदु पर पहुंची, I1 उधर गई I2 इधर गई, इसका मतलब दोनों I1 और I2 को जोड़ दूंगा तो किसके बराबर होगा, I के ही बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो धारा है हमारी I1 प्लस I2 वो किसके बराबर है, I के, यानी I बोले थे 1.5 एम्पियर। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण हमने क्या करते 1 मान लिया। लेकिन अब आप ध्यान से देखें भाई, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कह रहा है वो ना धाराओं I1 व I2 का मान निकालना है, धाराओं I1 व I2 का मान निकालना है। तो हमें A से C तक का निकालना पड़ेगा विभवांतर दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, बिंदु बिंदुओं बिंदुओं क्या है हमारे पास, ए तथा C के बीच, ए तथा C के बीच विभवांतर निकालना है। अब ध्यान से समझना भैया, ये 5 नंबर में सवाल आई है यूपी बोर्ड 2025 में। देखा भैया, सब लोग समझा विभवांतर। तो देखो विभवांतर निकालने के लिए क्या करना है, देखा ध्यान से समझिए भैया। हम तो ए से गए बी और बी से गए सी, पहले इधर आओ, जैसे चलें, ए से गए बी से गए सी। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, दो धारा मिल रही है। कितनी धारा मिल रही है, दो धारा। एक तो I1 है, तो I1 धारा अपनी जा रही है प्रतिरोध R2 से, और एक धारा वही I1 धारा किससे होकर जा रही है 4 प्रतिरोध से। तो दोनों क्या होंगे, एक ही क्रम में है। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, ए से सी तक जाने में जो धारा है हमारी कितने 2I1 प्लस 4I1। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अरे विभवांतर का मतलब IR। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अब नीचे से देखो, ए से हम जा रहे हैं डी पे और डी से जा रहे हैं सी पे, तो यहाँ भी जो धारा होगी आपस में दोनों का विभवांतर बराबर है, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी धारा
3i2, 3i2 है ना, विरोध आपका प्लस डीसी वाले में धारा कितनी जा रही है, वही उतनी ही धारा जा रही है, कितनी अपनी i2 ही धारा जा रही है, प्रतिरोध कितना है 4, तो 6i2, धाराओं को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6i1 और इधर कितना हो जाएगा 9i2, इसको हम लिख सकते हैं 6i1, तो ऐसा मुझे लगता है इधर करना पड़ेगा, चलिए इधर कर देते हैं ताकि तो यहाँ पे ये अपना 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6i1 -9 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस समीकरण अपना 2, इस समीकरण अपना क्या आ गया मेरे भाई 2 आ गया। अब जब समीकरण अपना 2 आ गया, ध्यान से देखते रहिए, समीकरण अपना 2 आ गया, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में अगर 6 से गुणा कर दें या 9 से गुणा करके घटा देते हैं, सही रहेगा, कट जाएगा। समीकरण 1 में 9 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने का, जोड़ देंगे। बच्चे 5-5 नंबर की सवालें हैं, तो देखो 6 से गुणा 6i1, 9 से करना है, सॉरी 9 से करना है, ठीक है, कितने से करना है 9 से, तो देखो यहाँ पे तो अपना 9 से करना है, समीकरण 1 में 9 से करो तो 9i1 हो जाएगा और प्लस 9i2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 15 × 9, ये हो जाएगा। और नीचे क्या है 6i1 है अपना -9i2 है, बराबर क्या है 0, ठीक है, इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक? ये तो कट जाएगा अपना, ये आ गया क्या 9 × 15i1 और ये हो जाएगा 1.5 × 9, ये 15 से 15 कट जाएगा, तो i1 बराबर कितना बचेगा, यहाँ 0.1 बचेगा, तो i1 हमारा कितना आ जाएगा 0.9, एक धारा हमारी कितनी आएगी 0.9 एम्पियर, ये हमारी धारा कौन सी आएगी i1। अब इस i1 का मान समीकरण 4 जिसमें रख दो, i1 का मान समीकरण 1 से रख देते हैं, यहाँ पे 0.9 हो जाएगा प्लस i2 बराबर कितना है 1.5, यहाँ तो i2 बराबर कितना आ जाएगा अपने 1.5 माइनस हो जाएगा 0.9, तो मेरे हिसाब से कितना आएगा आपका, यहाँ पे आप जब घटाएंगे तो धारा आपकी कितनी आ जाएगी, धारा आपकी आ जाएगी 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया पहला आंसर हो गया मेरे भाई, ये पहला आंसर था, ये पहले आंसर के लिए इतनी बात हुई अभी तक। दूसरा आंसर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। सवाल देखो कितनी बेहतरीन सवाल है, बोर्ड एग्जाम वाले ने दिया, अभी तो इससे बढ़िया एक सवाल और लेंगे इस तरह से, 2022 में 2025 यूपी बोर्ड आई है। अब क्या करना है, बी व डी पर विभव, बी व डी पर विभव निकालना है जब पृथ्वी सी पृथ्वी से जुड़ा हो, तो विभवांतर तो सेम आएगा क्योंकि संतुलन अवस्था में है, लेकिन वही तो निकालना है कि कितना सेम आएगा। चलिए आइए निकाल लेते हैं, ठीक है, विभवांतर निकाल लिया जाए। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, विभवांतर हमें क्या निकालना है, बी और सी के बीच। पहला क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं से चल रहा है, अब ये यहाँ से चलेगा। बी क्या बोला है इधर देख लीजिए, बी व डी पर विभव जबकि बिंदु सी पृथ्वी से जुड़ा है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, हमें तो पता है दोनों तरफ बिंदु बी का और बिंदु डी का विभवांतर सेम है, पर हमें निकाल के दिखाना है क्योंकि संतुलन अवस्था में है, दोनों का विभवांतर तो सेम रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और चलते हैं आगे, अपना निकालते हैं, पहले बी व सी का विभवांतर निकाल लेते हैं, फिर डी व सी का निकाल के दिखा देते हैं। चलिए आइए, बी व सी का विभवांतर
विभवांतर पहले निकाल लो। बी व सी का विभवांतर मतलब वी बी माइनस वी सी बराबर क्या होगा, आई आर। तो देखो आप ध्यान से देखो, आगे की सवाल आ गई भाई। बी और सी का जो विभवांतर है वो आई आर के बराबर होगा। आई आर कितना है, 4 और आई टू का मान मैंने निकाल दिया, यानी ये होगा, आप ध्यान से देखो, ऐसा होगा I3 R3 सॉरी I1 R3। तो VC का विभवांतर वैसे ही जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। I1 का मान कितना भी हमने निकाला, देखो बैक में चलो भाई, बैक में I1 का मान कितना निकाला हमने, 0.9 और R3 का मान कितना है, 4 है। तो 9 जब कितना हो जाएगा 36, यानी VB माइनस VC बराबर कितना है 3.6 वोल्ट हो जाएगा। और इतना ही वोल्टेज उसका भी आएगा, अगले वाले का, इतना भी वोल्टेज का होगा उसका भी आएगा। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं, डी और सी का, डी व सी का विभवांतर, क्योंकि पृथ्वी से ऐड है भाई, इसीलिए उसको हमें निकालना पड़ रहा है विभवांतर। देखो चित्र में चलो, डी से सी का विभवांतर है और सी का जो विभवांतर है वो शून्य है। सी का जो विभवांतर है वो शून्य है। एक्चुअल में हम निकाल रहे हैं क्या, डी का ही विभवांतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी डी व सी का विभवांतर, तो वी डी माइनस वी सी बराबर क्या होगा, भी आपका जो धारा है I2 जा रही है इसमें, और प्रतिरोध क्या है R4। तो आपको तो पता है वी डी माइनस वी सी, I2 का मान कितना है, अब आप देखो 0.6 आपने निकाला है और इसका मान 4, 4 निकाला, देख लेते हैं आगे क्यों जा रही है, 6 है। तो प्रतिरोध आपका यहाँ पे है मेरे भाई, जो प्रतिरोध है अपना यहाँ ये 6 है। कितना है 6, तो 6 छंग 36 बराबर ही हो जाएगा 3.6। मैंने बोला था ना दोनों का वोल्टेज क्या आएगा सेम। अब आप इसको फिर से मेरे भाई समझ लो, इस अरे आगे क्यों जा रही है, यहाँ पर बी बिंदु का और डी बिंदु का विभवांतर सेम आएगा, क्योंकि संतुलन अवस्था में है, मैंने बताया था। तो 3.6 बी बिंदु का भी विभवांतर आया और 3.6 डी बिंदु का भी विभवांतर आया, और जो सी बिंदु पृथ्वी से जोड़ा गया है ना, और पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है 0। तो बी और डी का विभवांतर आ गया आपका सेम। ये रही आपकी सवाल। इस तरह से आपको सवाल लगाना। 5 नंबर की सवाल आई थी भाई, बोर्ड वालों ने ऐसा दिया। अब आप समझे, बोर्ड वालों ने सवाल आपको ऐसी दी थी। अब अगली सवाल हमारे पास एक और मेरे भाई सवाल है, मेरे पास क्या है, एक और सवाल है। अब आप ध्यान से देखो अगली सवाल, इसको रिपीट करके आप देख लीजिएगा। अगली सवाल देखो कैसी है, दिया गया परिपथ आरेख संतुलन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। यानी ये भी जो है व्हीट स्टोन सेतु है वो पहले से कह रहा है संतुलन अवस्था में। ये सवाल जो है 2022 में आई, 2022 यूपी बोर्ड की। ठीक है, ऐसे सवालें दे सकता है, डाटा चेंज करेगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो आप, ये ऐसा फिगर दिया है, क्या आपको ये कहीं लग रहा है, ये इसमें कह रहा है कि आर का मान, इस आर का मान निकालिए। तो मैंने तो शुरुआत में आपको बताया था कि व्हीट स्टोन जो सेतु है वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक अज्ञात प्रतिरोध आ गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, देखो ये अपना 6 है, ये 3 है, ये 5 है, ये है, संतुलन अवस्था में है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, क्या ये यही बना है, कि आप ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं बैटरी से जोड़ दे रहा हूँ, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अपना जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा कलर पे ले लेते हैं। बीच में भी एक रेजिस्टेंस है अपना, वो गैल्वेनोमीटर। जी, ये देखो बीचों बीच है कि नहीं दोनों प्रतिरोध के। और यहाँ पे एक काम और कर दिया गया है, एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया गया। यही आपको दिक्कत कर रहा है, वही आपका आर है। और ये सब डाटा तो आपके दिए गए हैं। देखो आप, ये कितना दिया है 6 दिया है, ये कितना दिया है 3 दिया है, ये कितना दिया है 1.5 दिया है, और ये कितना दिया है आपका 15 ओम। सब ओम है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। यही चित्र वो है दोनों,
अब हमें संतुलन अवस्था में क्या है, हमें पता है कि भाई हमारे संतुलन अवस्था से ये R1 होता है और ये कौन होता है, R2 होता है और ये पूरा कितना है, R3 है, पूरा 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 है, ये दोनों समांतर क्रम में है, ध्यान से देखो। ये अपना क्या है, देखो 1 मिनट, ये अपना क्या है, R4, ठीक है। तो हमें एक चीज ध्यान देना है, हमें पता है सर जो बैलेंस स्थिति होती है, आपने बताया कि R1 अपान R2 होता है, ठीक है, बटे R3 अपान क्या बोला है आपने, R4 बोला है, ठीक है। तो R1 का मान 6 है, ठीक है, R2 का मान 3 है, ये भी सही है। अब R3 का मान ध्यान से देखिए, R3 में क्या है मेरे भाई, R3 में आप देख पा रहे होंगे तो दो प्रतिरोध हैं, यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं और दोनों किस क्रम में है, दोनों किस में आमने सामने है, दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, यही तो होता है, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध क्या होते हैं भाई, यही तो होता है समांतर क्रम में दो प्रतिरोध, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, यही होता है समांतर क्रम में प्रतिरोध। तो यहाँ पे 15 को I1 अगर हम R3 निकालें तो R3 जो हमारा आएगा, अगर हम साइड में निकाल दें तो R3 जो हमारा आएगा वो आएगा 15 इंटू R बटे 15 प्लस R होगा, समझ पा रहे हैं, 15 इंटू R बटे 15 प्लस R होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको हम कैसे, कि जो R3 है अपना 15 गुणे R है बटे 15 प्लस R है, ये अपना अकेला है, बटे में क्या है, ये R4 कितना है सर, R4 तो क्लियर है ना, ये बटे 5 है, 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसको अलग से दिखाया है, ठीक। अब यही चीज हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 गुणे 6 बटे 3, अभी थोड़ा नहीं काट रहे हैं, ये तो हो जाएगा 5R और ये हो जाएगा अपना 15 प्लस R, ठीक है। इसको हम 15 बटे 6 बटे 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 बटे 10 हो जाएगा, 15R बटे 15R प्लस R, ठीक है। तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा 3, 3 बचा 15R बटे क्या हो जाएगा, 15 प्लस R, गुणा कर देते हैं, 15 तिया हो जाएगा 45, अब 3R बराबर क्या हो जाएगा 15, यहाँ तो 45 है, ठीक है, 15R माइनस क्या हो जाएगा 3R, यहाँ से हम कह सकते हैं हो जाएगा 12R बराबर 45, 12R बटे 45। तो R बराबर अगर हम कहेंगे, R बराबर 45 बटे, बढ़ती 36 बढ़ 48, तो 12 अगर हम भाग करेंगे तो बढ़ती आई 36, बरछंग बरसते 84, हाँ 12 पंचे 60, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, आसान है। ये फिगर ऐसे भी बना के दिखाया जा सकता है, इतना आसान। व्हीट स्टोन सेतु की मैंने 2 सवाल बताई और आपको पूरी तरह से मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 1-2 सवाल मैं आपको दे दूं, क्या आप करोगे, आपने एनसीईआरटी में एक सवाल देखा होगा, उसको आप लगाइएगा, एनसीईआरटी में एक सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बंद पास से लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना इसमें करते हैं, जिसको डाउट होगा वो कुछ पूछेगा, जरूर बताएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए भाई मेरे भाई बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।